हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। चलिए, राम राम, प्रणाम आप सबको। एक बार फिर से हम आपका वेलकम करना चाहते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर चॉइस में। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स का, प्रकाश का अपवर्तन। उसमें मैंने 5 लेक्चर करा दिया पहले, आज छठा लेक्चर है। तो लगभग लगभग आपका चैप्टर समाप्त ही हो गया है, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स थे वो छूट गए थे, तो उसको मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पर। तो मेरे बच्चों, हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो चलिए आप लोग उसको समझ लीजिए। आपके दैनिक जीवन में भी रिफ्रैक्शन के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। आपके दैनिक जीवन में भी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए एक आप शीशा का क्या ले लीजिएगा, ग्लास। सबके घर में होता है, शीशा का ग्लास होता है। या फिर मान लीजिए बाल्टी होता है। तो उसमें हम लोग बाल्टी में पानी अगर भर देंगे, क्या भर देंगे भाई? पानी भर देंगे। और जब पानी में अपना हाथ डालेंगे तो आपका हाथ ऊपर दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और जो बाल्टी का तल होता है, अब हाथ मत भी डालिए, तो आपका जो बाल्टी का तल हो जाएगा पानी भरने के बाद उठा हुआ दिखाई देगा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए कोई शीशा का एक ग्लास हो गया। शीशा का क्या हो गया? एक ग्लास हो गया, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग मान लीजिए पानी भर देंगे। क्या भर देंगे? पानी भर देंगे। चलिए, तो पहले इसको देखेंगे। आप लोग देखने को हमेशा मिलेगा, लेकिन यहां देखिए इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा है? पानी भरा है, वाटर। तो अब आप एक एनालिसिस करिएगा अपने घर पे। वो हमेशा आप देखते हैं, जब बाल्टी में हाथ डालिएगा ना, बाल्टी में पानी भरी हुई बाल्टी में हाथ डालेगा तो आपका हाथ ऊपर उठा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है भाई? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि जब प्रकाश जाएगा, लाइट जाएगा एयर से, कहां जाएगा? एयर से, वायु से कहां जाएगा? आपके पानी में जाएगा। तो माध्यम तो चेंज हो गया भाई। एक पहले माध्यम था, पहला माध्यम यह था हवा। हवा क्या था? पहला माध्यम था। ये दूसरा माध्यम हो गया। पानी क्या हो गया? दूसरा माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम हो गया, ठीक। तो जब लाइट क्रॉस करेगी, लाइट इसमें आएगी तो बेंड होगी। जाहिर सी बात है कि बेंड होगी। तो मान लीजिए अगर हम कोई किसी छड़ी को डालेंगे, ऐसे ऐसे डालेंगे, तो उसको दिखना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो दिखेगा कैसे? ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा, मुड़ा हुआ दिखेगा। छड़ी कैसा दिखेगा? मुड़ा हुआ दिखेगा। ये आपके दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। रिफ्लेक्शन आपको हमेशा देखने को मिलता है। जब आप पानी में हाथ डालेगा तो हाथ उठा हुआ दिखेगा, या फिर आप पानी में छड़ी डाल दीजिए, छड़ी भी ऊपर उठा हुआ दिखेगा। भाई क्यों दिखेगा? रिफ्रैक्शन के कारण। लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। लाइट क्या हो रही है? प्रकाश क्या हो रही है? अपवर्तित हो रही है पानी में जाने के बाद, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया ना। माध्यम पहले क्या था? हवा था, एयर था। अब माध्यम हो गया पानी, तो वो बेंड हो जाएगी। तो वही बेंड होने के कारण जब लाइट बेंड होगी तो ऑब्जेक्ट भी बेंड होगा। बेंड जैसे एक्चुअल में होता नहीं है, ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट क्या हुआ है? बेंड हो गया है। एक्चुअल में तो होता नहीं है, बेंड थोड़ी ना हो जाता है। लेकिन लगता है कि क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट बेंड हो गया है, क्योंकि जब तक इस पर लाइट पड़ेगा नहीं तब तक हम देखेंगे नहीं। तो इस पर लाइट पड़ रही है कैसे? बेंड होकर पड़ रही है। पानी के अंदर गई तो बेंड होकर पड़ी इस पे, तो ये ऑब्जेक्ट भी बेंड हुआ प्रतीत होगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये रहा कुछ आपके दैनिक जीवन में एग्जाम्पल। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, मून। मून मान लीजिए, तो मून से जो लाइट आती है, मून से जो लाइट आती है हमारे अर्थ पे, कहा? अर्थ पे। अर्थ पे मान लीजिए, किस पे? अर्थ पे। अर्थ पे लाइट आई तो वो बेंड होकर ही आएगी। कैसी आएगी भाई? बेंड होकर। क्योंकि मान लीजिए मून से निकली लाइट, वो एयर में पहुंची। एयर में भी बहुत सारे कण होते हैं, रिफ्रैक्ट हुई, इधर उधर मुड़ के आई। तो आपको मून क्या दिखेगा? एक्चुअल स्थिति से, एक्चुअल पोजीशन से, वास्तविक स्थिति से क्या दिखेगा? मुड़ा हुआ दिखेगा। ऐसा आपको दिखाई देता नहीं, आपको लगेगा कि चांद वहां है, लेकिन चांद वहां नहीं है। एक्चुअल में वो
उस जगह से कुछ हटकर है, जैसे कि हम लोग को चांद यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन चांद यहाँ नहीं है। चांद कहाँ है? यहाँ है। ये किसके चलते यहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर किसके चलते? रिफ्रैक्शन के चलते दिखाई देता है। आपको तो दिखाई देगा सही कि चांद वहां है, लेकिन चांद एक्चुअल में वहां होता नहीं है। उसका जो स्थिति होती है, पोजीशन होता है, वो चेंज रहता है, अलग रहता है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण वो क्या दिखाई देगा आपको? दूसरे जगह, मतलब कि दूसरे जगह कह नहीं सकते हैं आपको कि डायरेक्ट, हाँ दूसरे जगह दिखाई दे रहा है। एकदम ये सच बात है कि वो अपनी स्थिति से अलग दिखाई, मतलब उसका स्थिति कहीं और है लेकिन वो दिख कहीं और रहा है। ये होता है हमेशा, आपको पता चलेगा नहीं क्योंकि आपको तो वहीं दिख रहा है, नहीं पता चलेगा। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो वो अपने एक्चुअल स्थिति से क्या होता है, कुछ दूसरे स्थिति पर दिखाई देता है, दूसरे पोजीशन पर दिखाई देता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग रिफ्लेक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट था, जहां तक हमने पढ़ाया था, उसके बाद क्या था? चिन्ह परिपाटी। थोड़ा मिरर में भी हम लोगों ने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी इसमें भी सेम होता है, लेंस के लिए भी चिन्ह परिपाटी सेम ही होता है। चिन्ह परिपाटी का क्या मतलब है? उसको जो भी आपका दूरी है, जैसे कि प्रतिबिंब दूरी हो गया, वस्तु दूरी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस दूरी हो गया, ये सब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या हो गया, सॉरी वक्रता त्रिज्या हो गया, ये सब क्या है? उसका एक निगेटिव या फिर पॉजिटिव वैल्यू देना, यही क्या कहलाता है? चिन्ह परिपाटी कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया। ये आपका मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या हो गया? प्रकाश केंद्र। क्या हो जाएगा भाई? प्रकाश केंद्र हो जाएगा। और ये एक पॉइंट होता है F1, ये एक पॉइंट होता है 2F1। समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये आपका पॉइंट होता है एक F2, ये आपका पॉइंट होता है 2F2। 2F2 कहिए या फिर दूसरा वक्रता केंद्र कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहां से यहां की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, दूसरी वक्रता, क्योंकि ये दो दो सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से भाई? कितने सतहों से? दो सतहों से। क्योंकि ये देखिए इसका निर्माण होता है, मान लीजिए एक सरफेस और दूसरा सरफेस, इसका निर्माण हो गया, तो दो दो गोलों से इसका निर्माण हुआ है। दो गोलों कह लीजिए, दो, एक समतल कह लीजिए, एक गोला कह लीजिए, कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम लोग दो गोले लेकर ही चलते हैं। तो दो गोले हैं तो दो सेंटर भी होंगे, दो गोले हैं तो दो सेंटर भी होंगे। तो आपका वक्रता केंद्र दो दो होगा। जब दो सेंटर होंगे तो दो फोकस भी होंगे। एक्चुअल में दो सेंटर तो दो फोकस, तो दो फोकस यहां पर हो गया। बस यही कहानी है इसकी। चलिए आगे देखते हैं। चिन्ह परिपाटी में अब हम लोग को क्या देखना है? बताइए क्या देखना है कि कौन सी दूरी धनात्मक होगी, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी। हम लोग दर्पण में पढ़े थे, दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था। दर्पण में देखिए कि जो ध्रुव से इधर की दूरी होगी वो निगेटिव होगी, सॉरी क्या होगी? निगेटिव। और इधर की दूरी क्या होगी? पॉजिटिव। पढ़े थे हम लोगों ने। सेम ऐसा ही इसमें भी होता है, लेकिन दूरी मापने का जगह कहां है? दर्पण में था ध्रुव, दर्पण में हम लोग ध्रुव से दूरी नापते थे, लेकिन हम लोग लेंस में कहां से दूरी नापेंगे? प्रकाश केंद्र से। कहां से? प्रकाश केंद्र से। ये मैंने नोट करवा दिया था पहले ही, याद होगा आप सबको, बहुत ही तेज आदमी है आप लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश केंद्र से नापा जाता है। तो प्रकाश केंद्र से बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हैं वे क्या होंगी? निगेटिव होंगी, ऋणात्मक। क्या होगी भाई? इधर की दूरी जो होगी निगेटिव, और ये दाहिनी तरफ की दूरी क्या होगी? पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव। अब चलिए उत्तल लेंस का मेन फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस F2 होता है, ये वाला। ये हो गया मेन फोकस, मुख्य फोकस। तो आपको बोल देगा उत्तल लेंस का फोकस दूरी, तो वो क्या हो जाता है भाई? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। फोकस क्या हो गया उत्तल लेंस का? पॉजिटिव, क्योंकि इसका मुख्य फोकस होता है F2। क्योंकि इससे अपवर्तन के बाद सारी जो किरण है, जितने भी किरण है यहाँ इस फोकस से होकर गुजरते हैं। तो जहां पर वास्तव में मिलता है भाई, तो वही तो उसका मुख्य फोकस हो गया, वही उसका मुख्य फोकस हो गया। तो मुख्य फोकस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। किसका? उत्तल लेंस का। अब इसी में आप लोग ले लीजिए अवतल लेंस। क्या ले लीजिए भाई? अवतल लेंस ले लीजिए। ये क्या हो गया आपका? अवतल लेंस। क्या हो गया भाई? अवतल लेंस। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, और ये जो पॉइंट है ये प्रकाश केंद्र है। क्या है? प्रकाश केंद्र। ये प्रकाश केंद्र, ठीक है, प्रकाश केंद्र है ये। अब यहां पर भी एक
F1 होगा, 2F1 होगा, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। ये आपका F2 हो जाएगा और ये आपका 2F2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें जो फोकस होता है F1 होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, F1 होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी रेज आती हैं, जितने भी किरण आते हैं, यहां से अपवर्तन के बाद ऐसे मुड़ गई, लेकिन लगता है कि यहां से गुजर रही है, यहां से आया, रिफ्लेक्ट होकर रिफ्रैक्ट होकर इधर चला गया, लेकिन लगेगा कि ऐसे गुजर रहा है। तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगा, तो जहां पर किरण मिलती हुई प्रतीत होती है वही उसका फोकस होता है। तो यहां होगा, तो इसका जो फोकस होगा, अवतल दर्पण का फोकस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा भाई। अवतल दर्पण का फोकस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वस्तु अगर रखे हैं इधर, बाई तरफ वस्तु रखे हैं, अगर बाई तरफ वस्तु रखे हैं तो क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी निगेटिव हो जाएगा। अगर दाई तरफ वस्तु रखे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। इधर वस्तु रखे, प्रतिबिंब जहां बनेगा, अगर बाई तरफ बना प्रतिबिंब, इधर प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब दूरी निगेटिव हो जाएगी। अगर दाई तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। चुटकी में बस इधर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, इधर की दूरी निगेटिव। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ ये सब देखा होगा, पढ़ा होगा पहले, इधर पॉजिटिव होता है ऊपर, इधर भी क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर क्या होता है, निगेटिव, और नीचे भी क्या होता है, निगेटिव। समझ में आ गया। तो वस्तु की हाइट जो होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और एक बात, जो वस्तु की हाइट होती है, हाइट, HEIGHT, हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। इसमें भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर उल्टी बनेगी, अगर उल्टी बनेगी प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव होगी। अगर सीधी प्रतिबिंब बनेगी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव। उल्टी बनी तो निगेटिव, सीधी बनी तो पॉजिटिव। यहां लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, हाँ, सीधा प्रतिबिंब, सीधा इमेज लिख लीजिए, ज्यादा जगह नहीं है। सीधा इमेज जब बनेगा तो कैसा होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। उल्टा बनेगा, उल्टा अगर बना तो निगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को, चिन्ह परिपाटी समझने में कुछ दिक्कत हुआ, बोलिए सर, कुछ दिक्कत। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट आप लोग करते रहिएगा। और हाँ, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि जल्द ही हम लोग लाइव भी आना शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि लाइव आएंगे, तो लाइव आना हम लोग शुरू करेंगे। और आपका जो मासिक परीक्षा होता है, क्लास 10 का हर एक महीना में एग्जाम लिया जाता है, उसका एनालिसिस भी आप लोग को लाइव आके कराएंगे। तो आप लोग हम लोगों के चैनल से जल्द जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली बड़ी कीजिए भाई। फैमिली जितनी बड़ी होगी हमारा मनोबल भी उतना बड़ा होगा और कंटेंट भी बेटर से बेटर प्रोवाइड करेंगे, कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, यहां पर आगे का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। आवर्धन तो हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, सेम चीज है, सेम चीज इसमें भी है। आवर्धन मतलब क्या होता है, आवर्धन को आप लोग ऐसे समझ लीजिए डायरेक्ट, कि मान लीजिए कोई वस्तु इत्तुसा है, कोई वस्तु इत्तुसा है, लेकिन उसका इमेज हमें इतना बड़ा प्राप्त हो रहा है, या फिर कोई वस्तु इतना बड़ा है, या कोई वस्तु इतना बड़ा है और उसका इमेज हमें छोटा प्राप्त हो रहा है। या तो बड़ा प्राप्त होगा या फिर छोटा प्राप्त होगा, या फिर जितना था उतना ही, जितना हाइट का था या फिर जितना बड़ा था उतना ही बड़ा प्राप्त होगा। तीन ही केस होंगे, तीन ही केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन में। जब भी प्रतिबिंब बनता है तो तीन केस होते हैं, या तो उसके बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, या फिर वस्तु छोटा रहता है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, या फिर वस्तु बड़ा रहता है उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत, यही तीन केस होते हैं। तो इस केस में आपका आवर्धन 0 हो जाएगा भाई। इस केस में आवर्धन, सॉरी, आवर्धन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आवर्धन कितना हो जाएगा, 1। इस केस में हमेशा आवर्धन 1 होगा। मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई 1 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 1, कटा देंगे 1 आएगा, तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 प्राप्त होगा। किस केस में, जब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा तब। ठीक है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, छोटा होगा तो बड़ा बनेगा, छोटा होगा तो बड़ा बनेगा, तो वो आवर्धित होगा। आवर्धित होने का मतलब है कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होना। और जब वस्तु बड़ा है उसका छोटा प्रतिबिंब बड़ा है तो कम आवर्धित हुआ है, यानी छोटा हुआ है। इसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन निकालने का एक सूत्र होता है, आवर्धन निकालने का एक सूत्र होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। आवर्धन निकालने का एक सूत्र होता है, कौन सा बताइए, वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, m से, m इज इक्वल टू h बटा h नॉट।
ये हो गया वस्तु की ऊंचाई, ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्योंकि वस्तु की अपेक्षा निकालते हैं कि आवर्धित हुआ है कि नहीं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हम लोग निकालते हैं कि वो आवर्धित हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब निकालेंगे तो प्रतिबिंब ऊपर होगा, वस्तु नीचे होगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और एक होता है, आप लोग रे ऑप्टिक्स जब पढ़िएगा, रे ऑप्टिक्स चैप्टर है 11th में शायद पढ़ना है, तो उसमें आप लोगों को मिलेगा इसका डेराइवेटिव, यानी कि इसका पूरा समीकरण आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे ये हो गया। तो इसको एक इस सूत्र से भी निकालते हैं, v बटा यू। मिरर में माइनस होता था, माइनस v बटा यू, लेकिन इसमें पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्यों पॉजिटिव होता है बताइए आप लोग, क्यों पॉजिटिव होता है? इसको हम लोग v बटा यू, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में, अभी तो बताएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, m बराबर दो सूत्र होते हैं, आवर्धन बराबर m बराबर होता है एच आई बटा में एच नॉट इक्वल टू v बटा यू। आप लोग इससे क्या करिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में आपको इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल जब पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल भी बनवाएंगे इस चैप्टर से, तो आपको इस सूत्र की भी जरूरत पड़ेगी। और एक लेंस सूत्र होता है, सबसे मेन टॉपिक, सबसे मुख्य टॉपिक जो है आपका लेंस सूत्र। रे डायग्राम से आपको मिल जाएगा, इसको हम प्रूफ करा देंगे। लेंस सूत्र को क्या कर देंगे, प्रूफ करा देंगे। चलिए चलिए देखिए, 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, ये आपका होता है लेंस सूत्र, ये आपका है लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र ये होता है, इसको मैं एक वीडियो में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसको प्रूफ करा दूंगा आपको लेंस सूत्र को। लेंस सूत्र क्या होता है, 1 बटा भी का मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यू हो गया वस्तु दूरी, और ये एफ हो गया फोकस दूरी। क्या हो गया भाई, फोकस दूरी। इसमें भी संबंध है, संबंध है कि नहीं है बताइए, इसमें भी संबंध है कुछ। तो 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, याद रखिएगा, इसको आगे हम प्रूफ करा देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना, आगे मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। चलिए अब हो गया आवर्धन, आवर्धन तो हो गया। अब चलिए देखिए, अब एक पॉइंट आता है लेंस की क्षमता, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, ये पूछ देगा एग्जाम में, पूछता है कि लेंस की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता क्या कहलाती है। तो लेंस की क्षमता, देखिए पहले डिफिनेशन देख लीजिए उसके बाद समझिएगा। इसका डिफिनेशन है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर अवतल लेंस रहेगा, अवतल लेंस रहेगा तो जितने भी किरणें आएंगी ऐसे निकल जाएगी, ये तो मान लीजिए सीधी निकल जाएगी, प्रकाश केंद्र से सीधी निकल जाती है बिना मुड़े। अब ये आएगी ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से आई ऐसे निकल गई, यहाँ से आई ऐसे निकल गई। तो इसका काम क्या है, अभिसरण करना, फैला देना। क्या कर देना, फैला देना। तो फैला देना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसरण कहते हैं। ठीक है, अपसरण। तो या फिर अपसरण होगा, किसी भी किरण का अपसरण होगा या फिर अभिसरण होगा। क्या होगा, अभिसरण। जैसे कि ये उत्तल लेंस जो हो गया, ये अभिसरण करता है। मान लीजिए प्रकाश केंद्र ऐसे आई तो ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई। तो यहाँ पर एक बिंदु पर क्या कर दिया, सबको निश्चित रूप से यहाँ पर डाल डाल सकते हैं, अभिसरण कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता उसी को कहा जाता है, उसकी मात्रा को, कि किस मात्रा में वो कहां पर अभिसरण कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपका आंख खराब हो गया, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, यही तो होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी या फिर पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। दो ही चीज हो सकते हैं, या तो दूर की वस्तु नहीं दिखाएगी या फिर पास की वस्तु नहीं दिखाएगी, या फिर दोनों नहीं दिखाई देगी, यही तो होता है। तो वही लेंस की क्षमता, हमारे अंदर आंखों में भी लेंस है, उसकी क्षमता क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है। पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। ठीक है,
तो उसी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, कि भाई कितना बढ़ा है कितना घटा है। जैसे घट जाएगा तो मान लीजिए जो रेटिना से पहले ही चित्र बन जाएगा, रेटिना से पहले ही चित्र बन जाएगा तो आपको धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी क्षमता को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें किसी निश्चित फोकस दूरी वाला लेंस लगा देते हैं। जैसे कि जितनी आपकी क्षमता घटेगी उतना फोकस दूरी वाला आपको लेंस लगेगा, ठीक है। माइनस होगा तो माइनस लगेगा, प्लस होगा तो प्लस लगेगा। यानी उत्तल चाहिए तो आपको उत्तल लगा सकते हैं। ये सब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अभी आप लोग यही समझ लीजिए कि उसकी क्षमता क्या कहलाती है, अभिसरण या अपसरण करने वाली दर मात्रा को क्या कहते हैं, उसकी क्षमता कहते हैं। कोई दिक्कत? और एक नोट करने वाला पॉइंट है, इसमें नोट करने वाला एक पॉइंट है भाई कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है भाई? व्युत्क्रम होता है। सीधा सीधा करने का मतलब है 1/f हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1/f। तो इस सूत्र को भी आप लोग याद रखिएगा, न्यूमेरिकल इस सूत्र पे भी बनेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस सूत्र पे बनेंगे। चलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1 बटा फोकस दूरी। क्या हो जाता है? 1 बटा फोकस दूरी। इसमें रिलेशन है क्षमता में और फोकस में, कि लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसी से ये सूत्र बना है, जो P है 1/f कर दिया, f का व्युत्क्रम हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए चलिए, ये तो आपका अंतिम ही पॉइंट था। और एक नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, नोट करने वाली बात है, जो उत्तल लेंस होती है, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बताइए आप लोग? पॉजिटिव होती है कि निगेटिव? उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है कि निगेटिव? बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होती है पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका फोकस दूरी जो है, फोकस जो होता है, सॉरी फोकस दूरी नहीं, फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फोकस पॉजिटिव है तो क्षमता भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा बात है कि जब फोकस पॉजिटिव होगा तो क्षमता भी पॉजिटिव होगा। P इज इक्वल टू 1/f, मान लीजिए f क्या है? 1/2 करेंगे इसको पॉजिटिव में, तो 1/2 आपका पावर निकल जाएगा कि नहीं? तो ये पॉजिटिव हुआ। तो जब फोकस पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? अब यहीं पर आपका है अवतल लेंस। अवतल लेंस का जो फोकस होता है निगेटिव होता है, इधर होता है तो निगेटिव होता है। तो फोकस जब निगेटिव होगा, आप लोग यहाँ पहला है, अब ये दूसरा, दूसरा अवतल लेंस का क्षमता क्या होता है? निगेटिव, निगेटिव होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट भी आप लोग नोट करिए, बहुत ही मुख्य पॉइंट है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता पावर, पी का एसआई यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। डायोप्टर, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट करते हैं हम लोग, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। 1D, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। क्या होता है? 1 मीटर इनवर्स को हम लोग 1D बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट डायोप्टर, यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, जिसको डी से सूचित करते हैं। 1D इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका चैप्टर यहीं पर पूरा समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से रहिए, खेलते कूदते रहिए, पढ़ाई में मन लगाकर आप लोग ध्यान दीजिए। और एग्जाम में आप लोग 450 450 नंबर क्रॉस करके आइए भाई, तभी हमारा मनोबल और बढ़ेगा। रिजल्ट आप देंगे, पढ़ाएंगे हम, रिजल्ट कौन देगा? आप देंगे, तभी हमें खुशी मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।